नेक्स्ट जो है इम्पोर्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। अब तक जो इम्पोर्टेंस हुए हैं उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंस हो जाता है, उसको पढ़ने जा रहे हैं। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड ऑफ 13 ग्रुप, माने बोरान फैमिली के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड के एसिडिक नेचर की बात होगी। ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। अब जैसे एस ब्लॉक की बहुत सारी बातें हो गई, चलिए इस पी ब्लॉक में 11 की बुक में ही आएगा ये बोरान फैमिली, कार्बन फैमिली। तो इस बोरान फैमिली के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का एसिडिक नेचर देखेंगे, कौन से एसिड हैं, कौन से दोनों तरह से, माने एम्फोटेरिक की तरह से भी कुछ बिहेव करने वाले मिलेंगे और कुछ बेस होंगे। तो यहाँ पे ये देखेंगे इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की अगर बात करें तो सबसे पहले देखिए बोरान होता है, बोरान का हाइड्रोक्साइड ये हो जाएगा, बोरान एल्यूमिनियम के हाइड्रोक्साइड, गैलियम कहा गया था एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है, बता दिया गया था। बोरान एल्युमिनियम गैलियम इंडियम के हाइड्रोक्साइड, चलिए ये कुछ हाइड्रोक्साइड हम लोगों ने लिख लिया। इसी तरीके से फिर थैलियम का हाइड्रोक्साइड होता है TlOH, ये हो गया। अगर इनके ऑक्साइड की बात करिए तो B2O3, क्यों Al2O3, इसी तरीके से Ga2O3 हो जाएगा, In2O3 हो जाएगा और Tl2O3 हो जाएगा। ये ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बातें हैं। अगर यहाँ पे देखोगे बच्चों तो यहाँ पे ये दोनों माने कि बोरान के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड को एक कैटेगराइज किया गया। यहाँ पे ये होता क्या है, ये जो है एसिडिक होते हैं, बोरान के हाइड्रोक्साइड एसिडिक। इस तरह से एल्युमिनियम और गैलियम के एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरफ, एसिड से भी रिएक्शन कर लेते हैं और बेस से भी और एम्फोटेरिक। इसके बाद यहाँ पे कैसा हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। तो हुआ क्या, देखिए हुआ क्या, एसिड से क्या हुआ, एम्फोटेरिक हुआ, एम्फोटेरिक से फिर क्या हुआ, बेसिक हुआ। इसका मतलब डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो एसिडिक कैरेक्टर जो है ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर क्या हो गया है, डिक्रीज हो गया है, या ऐसे कह सकते हैं कि बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज हो गया है। बोरान या थर्ड ग्रुप के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जाओगे कम होगा, बेसिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, ये सामने दिख रहा है। तो यहाँ पे एम्फोटेरिक की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन सा एम्फोटेरिक है, ये बातें हो जाती हैं। और ये होता क्यों, देखिए ये तो हो गया, बातें याद हो गई। इनकी एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो कहते हैं कि एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है पोलराइजेशन पावर पे। ऐसे भी और मैं कई जगह पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में बात करेंगे, और आप आयनिक इक्विलिब्रियम में जाते हो तो वहाँ पे आता है कि देखिए बहुत बार ये कंडीशन आएगी, और ये इसी तरह से फास्फोरस के एसिड, सल्फर के एसिड, ये सब। तो एसिडिक कैरेक्टर को दो जगह पे दो तरीके से डिटरमाइन करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव ज़्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ये बात वहाँ पे थी। तो ये बात तो चलेगी, वो बात हम लोगों के आएगी फिर देखेंगे। लेकिन उसके अलावा वही से एक कॉन्सेप्ट बना लीजिए कि एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करेगा सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एलिमेंट पे डिपेंड करेगा, उसके पोलराइजेशन पावर पे। ठीक है, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है, जैसे कहते हैं ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है तो एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होता है। ये बात सबको याद है, कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ, और कई बार आगे आएगी। ठीक है, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा हो जाता है। सीधी सी बात यहाँ पे याद रखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बहुत जगह आएगी। एसिडिक कैरेक्टर हमेशा आपको परेशान करता रहता है, किसका ज़्यादा, जैसे HClO4, HClO2, HCl3, इस तरह के आ गया HClO4, HbRO4, HiO4, इन सब में एसिडिक कैरेक्टर निकालना होगा। इसी में हम लोग पढ़ेंगे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे। तो वहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट की क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सेंट्रल एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा है। ठीक है, बात याद कर लीजिए, आगे आएगी।
इसी तरीके से यहाँ पे हम लोग कहते हैं थर्ड ग्रुप का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड है, या किसी के भी जर्नल में कि सेंट्रल एलिमेंट जो है या सेंट्रल आयन, सेंट्रल एटम, सेंट्रल एलिमेंट जो है इसके पोलराइजेशन पावर पे एसिडिक कैरेक्टर डिपेंड करता है। पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगा, एसिडिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। अब देखिए सबको पता हो चुका है, जब हम लोगों ने फजान रूल पढ़ा, पोलराइजेशन पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज, साइज छोटी होगी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, स्मॉल के टायन यही पढ़ा गया था। तो पोलराइजेशन पावर साइज की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, साइज छोटी पोलराइजेशन पावर ज़्यादा है। तो अब देखिए ना, सबसे छोटी साइज किसकी है? बोरान की ना। इस बोरान की साइज स्मॉलेस्ट साइज यहाँ पे जितने हैं इसमें स्मॉलेस्ट साइज इसकी है, माने इसका पोलराइजेशन पावर क्या है? मैक्सिमम है। और जब पोलराइजेशन पावर मैक्सिमम है तो इसका ऑक्साइड या इसका हाइड्रोक्साइड जो हो जाएगा सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। डाउन द ग्रुप जाते हो पोलराइजेशन पावर कम हो जाता है, एसिडिक पावर कम होता चला जाएगा। उम्मीद है कि क्लियर हो चुका होगा। अच्छा, दूसरी बात, हम लोग जब आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो फिर वहाँ पे एक बात पढ़ते हैं कि 3 तरह के एसिड की बात कर लेते हैं। फिलहाल उसमें से 2 की बात मैं कर रहा हूँ। एक होता है लुईस एसिड और एक होता है ब्रांस्टेड एसिड या बेस। ब्रांस्टेड एसिड या बेस वो होते हैं एक प्रोटॉन एक्सेप्टर और एक प्रोटॉन डोनर। ठीक हो गया, ये हो गया। और ये ब्रांस्टेड एसिड या बेस। उसके बाद लुईस एसिड बेस, एक होते हैं लोन पेयर एक्सेप्टर, एक लोन पेयर डोनर। लोन पेयर एक्सेप्टर क्या हो गए? एसिड हो गए। लोन पेयर डोनर क्या हो गए? बेस हो गए। उसके बाद एक होता है आर्हेनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड और बेस। उसके लिए आर्हेनियस कॉन्सेप्ट के लिए आपकी कोई चीज़ एसिड है, कंजुगेटेड एसिड बेस, वो हो गया कंजुगेटेड एसिड बेस। अच्छा, उसके बाद इसको पता होना, वाटर नहीं है तो नहीं बता पाओगे। माने वाटर में जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो क्या होते हैं? एसिड। वाटर में, वाटर के अंदर डाल दिया जाए जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड हो जाते हैं, और जो OH आयन देते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन आयन डोनर एसिड, OH आयन डोनर बेस। हाइड्रोजन और लोन पेयर एक्सेप्टर लुईस एसिड, लोन पेयर डोनर लुईस बेस हो जाते हैं। तो अब ज़रा सा यहाँ पे देखिए कि बोरान का हाइड्रोक्साइड, अब देखिए देखने से क्या हाइड्रोक्साइड हम लोग कहते हैं क्या? बेस, OH बेस। लेकिन हम लोगों ने कहा था कल पढ़ते हुए कि ऐसे जाते हैं तो क्या हो जाता है? बेसिक कैरेक्टर कम होता है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरान ऐसे देखिए तो इनका हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड आया, बेरिलियम हाइड्रोक्साइड आया, अब यहाँ पे बोरान हाइड्रोक्साइड आया। एसिडिक कैरेक्टर बढ़ जाएगा, बेसिक कैरेक्टर कम होता चला जाएगा। बेस स्ट्रांगेस्ट है ना, नीचे जाते थे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता था। सीजियम हाइड्रोक्साइड सबसे स्ट्रांग बेस था, सब बातें पड़ी गई। तो यहाँ पे जा रहे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, माने ये कैसा बेस नहीं है अब, है ना। देखने में OH लग रहा है कि इसमें OH है, इसी को ऐसे भी लिखेंगे H3BO3, इसको पढ़ते हैं बोरिक एसिड। ठीक है ना, ये क्या है? H3BO3 बोरिक एसिड। इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ। बोरिक एसिड, ठीक है। चलिए, ये OH अगर लगा के देखा जाए तो ऐसा ना समझ जाइएगा कि बेस है, नहीं, बल्कि ये एक वीक एसिड है, स्ट्रांग एसिड नहीं है। हमने तो कहा था फर्स्ट ग्रुप के, सेकंड ग्रुप के हाइड्रोक्साइड के बाद सब क्या हो जाते हैं? वीक हो जाते हैं। और सेकंड ग्रुप में भी बेरिलियम और मैग्नीशियम क्या होता है? वीक हो जाता है। तो ये वीक आपका बेस एसिड है। हाँ, वीक एसिड है, ये बेस नहीं है, क्या है? वीक एसिड है। चलिए यहाँ पे, तो अगर यहाँ पे इस एसिड की बात करें और यहाँ पे हम लोग H2O मिलाएं तो होता क्या है कि ये बोरान का ट्राई हाइड्रोक्साइड और वाटर ऐसे जुड़ता है। ठीक है, ये वाटर ऐसे जुड़ता है और प्रोडक्ट क्या बना? B, ये यहाँ से निकलता है OH4 और
ठीक है, चलिए इधर कर लेते हैं, दिख रहा है ना, ठीक है। और यहाँ पे तो वाटर के अंदर इसको डाला गया, वाटर के अंदर इसको डाला गया, और वाटर के अंदर डालने के बाद क्या मिला, यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन आयन मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हुआ, ठीक है, लुईस एसिड हुआ, लुईस एसिड हुआ कि ब्रांस्टेड एसिड हुआ। वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, वाटर के अंदर हाइड्रोजन आयन देते हैं, सीधे सीधे अगर ऐसे लिख दिया जाए H2O है ना, B2O सॉरी BOH थ्राइस, और क्या बन गया BOH4, ठीक है, और प्लस H आयन। तो क्या दिखने में तो लगा ना कि हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये अब ख्याल करिए, इसलिए मैंने पूरा रिएक्शन लिखा है यहाँ पे। ये BOH4 आया, ठीक है, माइनस आ जाएगा, है ना, एक OH आ गया, ये OH इसके साथ आया हुआ है ना, और ये क्या हाइड्रोजन आयन। तो ये हाइड्रोजन आयन जो निकलता हुआ दिख रहा है ना, उसको जो है इसने नहीं, बोरिक एसिड ने नहीं दिया हुआ है पानी के अंदर, बल्कि वो हाइड्रोजन आयन किसका है, इस वाटर का हाइड्रोजन आयन है, इस पानी का हाइड्रोजन आयन है। और ये OH इससे किससे जुड़ा हुआ है, एक लोन पेयर। आप देखिए वाटर के अंदर क्या है भाई, ये तो इस लोन पेयर से जाके ये जुड़ गया, माने ये क्या किया है, बोरान ने, बोरान हाइड्रोक्साइड ने लोन पेयर को एक्सेप्ट किया है, और लोन पेयर एक्सेप्टर क्या हो जाते हैं, लुईस एसिड होते हैं। तो ये क्या लुईस एसिड है, ख्याल करिएगा, लुईस एसिड है। हाइड्रोजन आयन जो निकला हुआ है, हाइड्रोजन आयन जो निकला हुआ है किसका है, वाटर का। तो ये भी क्वेश्चन पूछेंगे, इस रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है वो कहाँ से आता है, तब क्या कहेंगे, ये वाटर से आता है, ठीक है। तो अब ये क्या है, एक लोन पेयर लिया हुआ है, तो एक लोन पेयर लेगा तो क्या कहेंगे, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक, मोनोबेसिक वीक एसिड है, ठीक है ना। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और वीक एसिड है बोरिक एसिड। तो फिर कहा जाता है क्वेश्चन की इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को आप कैसे बढ़ा पाओगे, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को विस्नल डाइऑल, माने ऐसे कंपाउंड डालिए जिसमें लगातार कार्बन पे सेम साइड में OH दो ग्रुप हो जाए, यानी कि विस्नल डाइऑल, जैसे कि ग्लिसरॉल, मैनिटॉल, ग्लूकोज, इन सब को डाल के इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाई जाती है। ये बात याद रख डालिएगा, विस्नल डाइऑल माने ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल क्या होता है भाई, देखिए CH2OH, CHOH, फिर CH2OH, देखिए ये विस्नल एक सेम साइड में। तो इन सब को डाल के इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा यहाँ पे हमने बोरान के हाइड्रोक्साइड माने बोरिक एसिड को दिखाया। अब जरा सा देखिए इसी ग्रुप का दूसरा, तीसरा, चौथा वाला हाइड्रोक्साइड, मान लीजिए कि इंडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं जरा सा, और उसको वाटर के अंदर डालते हैं, तब देखते हैं क्या कहानियाँ बनती है। देखिए इंडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और वाटर लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर होते हैं, होने दीजिए, ठीक है, ये हो जाएंगे, ये हो गए। अब देखिएगा ज़रा सा, ये जब होता है तो यहाँ पे इंडियम और ये OH, ठीक है, क्या हुआ, किससे के साथ जुड़ गया, लोन पेयर के साथ। भाई इनका जो लोन पेयर है इसके साथ ये जुड़ा, माने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ गया, और यहाँ पे OH ट्वाइस, माने यहाँ से एक OH निकला, एक OH निकला तो यहाँ पे कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, प्लस एक OH यहाँ से निकला, किस में से, इसमें से एक OH निकला है, देखिए इंडियम OH OH OH, तो एक OH यहाँ से निकल गया, ट्वाइस बचा, और यहाँ से वाटर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए। तो वाटर के अंदर जब इंडियम हाइड्रोक्साइड को डाला गया, ठीक है ना, तब क्या हुआ, वो OH आयन दिया हुआ है, माने क्या हो गया, इंडियम और थैलियम, इसी तरह थैलियम भी यही रिएक्शन करेगा, इंडियम और थैलियम क्या हो जाते हैं, बेस हो जाते हैं। तो डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, तो बेसिक कैरेक्टर क्या हो गया है, बढ़ गया है,
ठीक है ना, एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया है। क्लियर, ये दोनों रिएक्शन देख के हो जाएगी। तो अब देखिए ये रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ना कि वाटर के साथ इंडियम कैसे रिएक्शन करता है, थैलियम कैसे रिएक्शन करता है, सेम इस तरीके से रिएक्शन करेगा। और बोरान कैसे रिएक्शन किया, ऊपर जैसे उन्होंने हाइड्रोजन आयन दिया था और इन्होंने OH आयन दिया हुआ, लेकिन इनका OH आयन कहाँ से आया हुआ है, हाइड्रॉक्साइड से आया हुआ है, इंडियन या थैलियम हाइड्रॉक्साइड से आया हुआ है। और उसका हाइड्रोजन आयन कहाँ से आया था, वाटर से आया था। इन सब बातों पे अच्छी से पकड़ बनाइएगा, ठीक है ना, और ये सब क्वेश्चन बनेंगे आपके। चलिए फिर देखते हैं आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जाएंगे। फिर इस ब्लॉक में जाओगे तो फिर ये सारे माने सब ब्लॉक में, सब ग्रुप में, जहाँ जहाँ जिस ग्रुप में जाओगे वहाँ वहाँ ये हेडिंग मिलेगी और हर जगह आपको परेशान करेगी हर जगह पे परेशान करते, हमेशा कंफ्यूज, हमेशा जो है डिस्टर्बेंस रहता दिमाग, यार क्या है तमाशा है ना, बिल्कुल परेशान बच्चा। और उन सारी परेशानियों को एकजा कर दिया गया है, इकट्ठा कर दिया गया, बहुत आसान बना दिया गया। लेकिन मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, इस बात को याद रख लीजिएगा, एक बार मेरे पढ़ाने से ये चीज़ें नहीं हो जाएगी। कम से कम 4-5 बार उस चीज़ को आप देखिए, उस वीडियो को देखिए, या अपने पढ़ते हुए नोट्स पे जो लिख लीजिएगा उसको बार बार देख लीजिएगा। एक हफ्ते या 10 दिन के अंदर कम से कम 5-6 बार उसको रिवाइज कर लीजिए, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैंने बताया ना, हर जगह हर चैप्टर में आएगी वो बातें, और हमेशा परेशान रहता है बच्चा, और हमेशा आप खुश रहोगे उसको अगर इस बात को सीख लीजिए। और वो 4-5 बार कंटिन्यूस है ना, एक दिन के गैपिंग दे के देख लीजिए। शुरुआत में डेली देखिए, उसके बाद एक दिन की गैपिंग के साथ देख लीजिएगा। वो क्या है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है ना, ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर, ठीक है ना, एंड इनसॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्ट, माने ये हेडिंग डलेगी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंस हम लोग कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी, बढ़िया से समझिएगा, सॉल्युबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड इन वाटर कह लीजिए, या पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाता है, एंड इन सॉल्युबिलिटी इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल आयनिक कंपाउंड होते हैं। केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे, देखेंगे। पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर में सॉल्युबल होते, क्यों ऐसा होता है, देखिए सॉल्युबिलिटी के लिए 2 पैरामीटर हैं, है ना। फॉर सॉल्युबिलिटी देखिए, ये फॉर, बड़ी बढ़िया से समझिएगा यार, याद रखिए, फॉर सॉल्युबिलिटी 2 पैरामीटर हैं, ठीक है भाई। आपके पास 2 तरह की एनर्जी पढ़ा गया, एक हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है ना। 2 पैरामीटर कौन कौन से हैं, एक हाइड्रेशन एनर्जी और एक कौन सी थी, लैटिस एनर्जी। 2 पैरामीटर हैं, 2 पैरामीटर हैं। हाइड्रेशन एनर्जी क्या कर रही थी, होल्ड कर रही थी आयनों को, है ना, माने डेट इज क्या थी, एनर्जी फॉर होल्डिंग आयंस को पकड़ रही थी, है ना। और आयन को पकड़ के क्या कर रही थी, सॉलिड कर रही थी। और यहाँ पे सॉलिड क्या होता है, एक्वस में बदल रहा था, टूट रहा था, डेट इज क्या कहते हैं, एनर्जी फॉर सेपरेशन, एनर्जी फॉर, दोनों एक दूसरे की उल्टी काम कर रहे हैं, एनर्जी फॉर सेपरेशन ऑफ आयंस, ये ठीक है। माने देखिए ना, ये क्या है, सॉल्युबल जब होता है तो क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है, आयन बना लेता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए फिर यहाँ पे इफ अगर लैटिस एनर्जी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई हाइड्रेशन एनर्जी से, माने होल्ड करने वाली ज़्यादा है, सेपरेट करने वाली कम है, क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल होगा कि नहीं होगा, है ना, सीधी सी बात है। अगर ये ज़्यादा है ये कम है, माने जो सेपरेट करने वाली ज़्यादा है ना, और एनर्जी फॉर होल्डिंग, ठीक है, लैटिस एनर्जी, ठीक है ना, लैटिस एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, तो कंपाउंड कैसा हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा। क्या उल्टा लिख दिया क्या यार, सब उल्टा हो गया। चलिए यहाँ पे
एक सेकेंड, यहाँ पे हम लोग एनर्जी फॉर होल्डिंग है ना, इसमें क्या हो जाता था लैटिस एनर्जी, और ये क्या हो जाता था हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी देखिए होल्ड करने वाली ज़्यादा है, ठीक है, सेपरेट करने वाले कम है, तो क्या हो जाएगा इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल इन वाटर। लेकिन उल्टा बोलिए, अगर लैटिस एनर्जी कम है, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, भिगोने वाली ज़्यादा है ना, माने कि क्या है लैटिस एनर्जी सेपरेट करने वाली ज़्यादा है, पानी में डालते हैं आयन बन गया, पानी में डाला गया आयन बन गया, हाइड्रेशन एनर्जी ये ज़्यादा हो गई, तो क्या हो गया सॉल्युबल हो गया, सॉल्युबल इन वाटर हो गए, ये कहानी हो जाती है। ठीक है, जैसे अब कुछ एग्जाम्पल कहिए या कुछ एक्सेप्शन की बात करें, ठीक है ना, कि लिथियम फ्लोराइड, कैल्शियम फ्लोराइड, बेरियम सल्फेट, लेड सल्फेट, AgCl, कैल्शियम फास्फेट, ऐसे ये सब देखिए ना आयन बना रहे हैं, सब की सब कैसे हैं आयनिक कंपाउंड है ना भाई। लिथियम आयन फ्लोराइड टूटेगा, कैल्शियम प्लस फ्लोराइड, बेरियम प्लस फास्फेट, लेड प्लस फास्फेट, सिल्वर प्लस क्लोराइड, सब आयन है, आयनिक कंपाउंड है, ये सब की सब कैसे है आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है, बट इनसॉल्युबल, क्या हो इन पानी, लेकिन पानी में कैसे हैं इनसॉल्युबल है। क्यों ऐसा हुआ होगा? ऐसा इसीलिए हुआ हो गया कि इन सब का आपसे क्या पूछ सकता, एक तो यही पूछ सकता है कि सॉल्युबल है कि इनसॉल्युबल है, तो ये कैसे हैं इनसॉल्युबल हो जाएंगे। ठीक है, क्यों इनसॉल्युबल है? क्यों? क्योंकि है आयनिक लेकिन फिर भी इनसॉल्युबल है, इसका मतलब फौरन आपको याद आ रहा हो या ना रख, क्यों पूछ रहा, तो इसका मतलब क्या हो गया होगा, इनसॉल्युबल वाली कंडीशन बता दीजिए कि इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा है, बस ये काम कर दीजिए, इनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम है, लैटिस एनर्जी ज़्यादा, इसलिए ये इनसॉल्युबल है। ठीक है, ये तो बात हो गई, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन आइए आप जो हर पीरियड में हर आपको चैप्टर में मिलेगा वहाँ पे आते हैं कि किसी की सॉल्युबिलिटी कम, किसी की ज़्यादा, हर जगह आपको रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ यहाँ पे आप सीख लीजिए, यहाँ पे याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई थी ना बच्चों कि क्या है कि हम लोग लैटिस एनर्जी भी पढ़े हैं, क्यों हम लोग लैटिस एनर्जी भी पढ़े हैं और हाइड्रेशन एनर्जी भी पढ़े हैं। अब दोनों क्या हुआ है कि जब डाउन द ग्रुप जाते, ये दोनों कह सकते हैं कि दोनों क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज थी। क्यों? लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी हम लोगों ने दोनों के लिए पढ़ा हुआ है, कल ही पढ़ा था कि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज थी। साइज जैसे जैसे बढ़ती है ये दोनों कम होती चली जाती। तो अगर डाउन द ग्रुप हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे लैटिस एनर्जी भी कम हो रही है और हाइड्रेशन एनर्जी भी कम हो जा रही है। तो बोथ डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो बोथ डिक्रीजेस, बोथ डिक्रीज, दोनों डिक्रीज कर रहे थे। अगर एक बढ़ता और एक डिक्रीज होता तो यानी कि एक डिक्रीज हो रहा होता, एक इंक्रीज हो रहा होता तो कोई प्रॉब्लम ही ना होती। आप कह देते कि ये डिक्रीज हो गया, ये इंक्रीज हो रहा, तो आराम से बता देते कि लैटिस एनर्जी इसके लिए ज़्यादा है कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, कोई प्रॉब्लम ही ना आती और आराम से क्वेश्चन के आंसर हो जाते कि आपका क्या है कि हाइड्रेशन ये सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है या घट रही है। लेकिन प्रॉब्लम तो ये हो गई, जो दो पैरामीटर हैं सॉल्युबिलिटी के लिए, जो दो पैरामीटर है सॉल्युबिलिटी के लिए, वो दोनों पैरामीटर का सेम ट्रेंड से है ना, डाउन द ग्रुप या क्रॉस पीरियड जाएंगे सेम ट्रेंड से है, डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो दोनों डिक्रीज हो रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और हो रही और होती रहेगी। लेकिन सब जगहों पे हर चैप्टर से एक रिजल्ट निकल के आ गया, उसको मैंने काफ़ी जो है गौर किया तो मिला कि 3 जगहों पे, ठीक है ना, ऐसा होगा कि डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी हाइड्रेशन एनर्जी के कंपैरिजन में। डिक्रीज तो दोनों की होना है, लेकिन अगर देखेंगे कि 3 जगहों पे लैटिस एनर्जी में डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी, उन 3 जगहों को याद रख लेते हैं। बाकी कंपाउंड के लिए
बाकी कंपाउंड के लिए हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज ज़्यादा है, लैटिस एनर्जी में डिक्रीज कम है। और जब ये बात पता लग गई तब पता लग जाएगी कि नेट रिजल्ट क्या हुआ है। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा सा इन दो पैरामीटर पे जो डिपेंड की उसको देखेंगे। आइए ज़रा सा देखते हैं। देखिए, फॉर हाइड्रोक्साइड फ्लोराइड एंड फर्स्ट ए ग्रुप कार्बोनेट, सिर्फ किसका, सारे कार्बोनेट नहीं, सिर्फ फर्स्ट ए ग्रुप कार्बोनेट। ठीक है, इनके लिए डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन एनर्जी। देखिए, डिक्रीज इज, इनके लिए डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी इज मोर देन डिक्रीज इन हाइड्रेशन। माने देखिए, डाउन द ग्रुप जा रहे थे, इन तीनों कंपाउंड की बात कर रहे हैं, इन तीनों कंपाउंड की बात कर रहे हैं, और डाउन द ग्रुप जाएंगे तो दोनों डिक्रीज होंगी। क्यों, दोनों डिक्रीज होना है। ये लैटिस एनर्जी भी देखिए डिक्रीज हुई और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हुई, लैटिस एनर्जी भी डिक्रीज हुई और हाइड्रेशन एनर्जी भी डिक्रीज हुई। लेकिन लैटिस एनर्जी देखिए ज़्यादा डिक्रीज हुई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने बनाया समझने के लिए आपको, डिक्रीज, लैटिस एनर्जी ज़्यादा डिक्रीज हुई है और क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी कम डिक्रीज हुई। किसके लिए, इन तीन चीज़ों के लिए, तीन तरह के कंपाउंड के लिए। तो यहाँ पे ऐसा हुआ तो देखिए क्या हुआ है, नेट रिजल्ट क्या मिल गया होगा कि भाई ये ज़्यादा डिक्रीज हो गया, ये कम डिक्रीज हो गया। तो वहाँ पे क्या हुआ होगा कि अब रिजल्ट तो यही मिलेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज़्यादा हो रही है। माने डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, नेट रिजल्ट तो यही मिला ना। डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या हो गई है, बढ़ रही है। क्लियर है ना, जब हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। बात समझ में आई, दोनों में डिक्रीज हो रहा था, लैटिस एनर्जी में ज़्यादा डिक्रीज हुआ। इन तीन कंपाउंड को याद रख डालिए, हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट। डिक्रीज दोनों में हुआ, लैटिस एनर्जी में ज़्यादा डिक्रीज हुआ, हाइड्रेशन एनर्जी में कम डिक्रीज हुआ। नेट रिजल्ट मिलेगा कि हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जा रही होगी लैटिस एनर्जी से, माने हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है कुल मिला के। अब ये रिजल्ट कुल मिला के ये बन रहा कि डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो हाइड्रेशन एनर्जी बढ़ रही है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है ना, डाउन द ग्रुप क्या हो रही है, इंक्रीज कर जा रही है। माने अगर अब देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, अब सबसे आप पूछ देंगे इसमें जो है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर, तो ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी ये हो जाएगी। इसी तरह से बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, क्या बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड और बेरियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया, ये मिल गया। अब देखिए लिथियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, रुबिडियम कार्बोनेट, सीजियम कार्बोनेट। अब क्या हो गया होगा, क्या इन तीन के लिए कंडीशन है, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट ये हो गया। लेकिन अगर अदर ग्रुप के कार्बोनेट आएंगे, जैसे यहाँ पे मैं बेरिलियम कार्बोनेट लिखूं, ठीक, बेरिलियम, मैग्नीशियम कार्बोनेट लिखूं,
और कैल्शियम कार्बोनेट लिखूं तो अब सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, घट रही होगी। अब सॉल्युबिलिटी घट रही हो, क्यों? अब बाकी अदर कंपाउंड के, देखिए फॉर अदर कंपाउंड, यहां पे करें फॉर अदर कंपाउंड माने अदर कार्बोनेट, सल्फेट, फास्फेट, ये जितने आ जाएंगे अदर कंपाउंड माने सल्फेट, क्यों है ना, सल्फेट, फास्फेट, कार्बोनेट, ये सब जितने भी आएंगे इनके लिए सारी कहानियाँ इसकी उल्टी, माने डिक्रीज इन लैटिस एनर्जी कम, अब वहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी में डिक्रीज ज़्यादा, नेट रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका उल्टा नेट रिजल्ट अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। क्लियर? क्या 3 बातें याद रख लेना है, क्यों 3 चीज़ें याद रख लेना है, कौन, हाइड्रोक्साइड, सबका हाइड्रोक्साइड, फ्लोराइड और फर्स्ट ग्रुप का कार्बोनेट, वहाँ पे लैटिस एनर्जी, ठीक है ना, में डिक्रीज ज़्यादा तेज़ी के साथ होता है हाइड्रेशन एनर्जी की कंपैरिजन में। हाइड्रोजन एनर्जी यहाँ पे यानी कि नेट रिजल्ट आ गया कि ज़्यादा मिलेगी लैटिस एनर्जी से, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इन 3 चीज़ों के लिए, माने हाइड्रोक्साइड हो, फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट हो, फ्लोराइड हो, इनके डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी। बाकी अदर कंपाउंड की सल्फेट, फास्फेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फास्फेट की अगर लिखा जाए और सोडियम मैग्नीशियम फास्फेट, बेरिलियम फास्फेट, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, ठीक इसका उल्टा मिल गया। और देखिए ज़रा सा देखते हैं, ठीक है, जस्ट अपोजिट, ये बात समझ में आ गई। अब उसको ना हमने कहा कि इसका ठीक उल्टा अदर कंपाउंड के लिए ठीक इसका जस्ट अपोजिट, ऐसे बस याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जैसे कि मैंने कहा अभी फास्फेट की बात कर लेते हैं और यह सल्फेट की बात कर लीजिए, बेरिलियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, बेरिलियम मैग्नीशियम, कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट। कहते क्या होगा, डाउन द ग्रुप जाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, है ना। अब इनके लिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज, सबसे ज़्यादा सॉल्युबिलिटी क्या है, इनकी। अब ये बेरियम सल्फेट है ना, ये हाईली इनसॉल्युबल, ठीक है, इन वाटर, इसीलिए इस बेरियम सल्फेट का इस्तेमाल किया जाता है मेडिकल साइंस में। ठीक है ना, बेरिलियम है ना, मेटल टेक्निक के नाम से, जो इस इंटेस्टाइन वगैरह में कहीं पे ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है ना, उसका पता लगाने के लिए इसका मेडिकल साइंस में इस्तेमाल किया जाता है। इनसॉल्युबिलिटी ऑफ बेरियम सल्फेट कहते हैं इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन, इसको क्या कहते हैं, इसका इनसॉल्युबिलिटी इज यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन GIT यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, है ना, GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, कोई इंटेस्टाइन में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक अंडर द नेम ऑफ बेरियम मेटल टेक्निक। क्या है, बेरियम मेटल टेक्निक के नाम से इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन इसे है, अब क्या किया, इसका बेरियम सल्फेट का घोल दिया, पिलाया, अब बेरियम सल्फेट सॉल्युबल होगा नहीं, यहाँ पे आके है, और जब एक्सरे लेंगे तो ये पता, यहाँ पे जब दिखेगा तो पता लग जाएगा कि यहाँ पे GIT में यहाँ पे क्या है, कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई चीज़ें यहाँ पे रुकी हुई है, तो अब इसको ख़त्म करना होगा। तो इस तरीके से ये क्या करते हैं, बेरियम मेटल टेक्निक के नाम से क्यों इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये हाईली इनसॉल्युबल इन वाटर, इसीलिए अक्सर को जब ऐसी किसी को प्रॉब्लम होती है तो एक्सरे कराने जाते हैं तो उसको पानी में डाल के एक घोल पीने के लिए दिया जाता है। तो क्या होता है, ये बेरियम सल्फेट का घोल होता है। ठीक है ना, सर बेरियम सल्फेट का घोल होता है। ठीक है, बेरियम
बेरियम सल्फेट के घोल दे। तो इस तरीके से आपका क्या है कि अब किसी भी कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी हर चैप्टर में जाओगे, किसी की पढ़ना ही नहीं रहेगा। जैसे ही सॉल्युबिलिटी आएगी आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि हाइड्रोक्साइड पहले जैसे आप फर्स्ट ग्रुप में जाएंगे, है ना, सेकंड ग्रुप में जाएंगे, थर्ड ग्रुप में जाएंगे, सब में हाइड्रोक्साइड आएंगे, सब में हाइड्रोक्साइड आएंगे। आपको पता होगा कि सॉल्युबिलिटी का क्या होना है, फ़ौरन बता के आगे निकल जाएगा। सल्फेट का क्या होना है, इनका क्या होना है। अब ये बस 3 का फिर एक बार मैं कह रहा हूँ याद कर डालिए, ठीक है। 3 का एक बार फिर याद कर डालिएगा, ठीक है। कौन कौन है, फ्लोराइड है, हाइड्रोक्साइड और फर्स्ट ग्रुप के कार्बोनेट। इनकी सॉल्युबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पे बढ़नी है, बाकी अदर की क्या हो जानी है, कम हो जानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 मिनट के ब्रेक के बाद आइए, जल्दी करिए, ठीक है।